नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। एनडीटीवी एक्सप्लेनर एक ऐसा शो जिसपे हम किसी एक खबर या किसी एक मसले के हर पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि आप उस खबर, उस मामले की पूरी एबीसीडी समझ सकें। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लगातार जम्मू क्षेत्र में खासकर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों आतंकी जम्मू को टारगेट कर रहे हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी शांत है, लेकिन जम्मू में आतंकी हमलों में इजाफा देखा गया है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा हमारी होगी आज। इसके हर वजह को जानने की कोशिश करेंगे, तह में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, सुरक्षा विशेषज्ञ। हर पहलू पर उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो आतंक का भूगोल कहा जा रहा है कि शिफ्ट हो रहा है घाटी से जम्मू की तरफ, आप पूरी तरह कमर टूट चुकी है आप कश्मीर में आतंकियों की, तो क्या ये माना जाए ये किसकी वजह है? ये भूगोल शिफ्ट क्यों हो रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो जय हिंद हमारे सब सुनने वालों को, देखने वालों को। देखिए, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और पूरा देश यही कह रहा है कि जम्मू क्षेत्र में क्यों ये हो रहा है और क्यों एकदम से ये बदलाव, भूगोल बदलाव जो है ये हुआ है। जब मैंने इसके ऊपर हाल ही में लिखा है कि देखिए, टेररिज्म जब होता है, जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो पानी की तरह फैलती है। पानी उस तरफ फैलता है जहां से उसको कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई रुकावट नहीं मिलती है। कश्मीर क्षेत्र में टेररिज्म जो है उसके ऊपर इतनी पाबंदी लगाई है, कट्टरपंथी के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर, इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर और रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो उसकी वजह से जो मुद्दा पाकिस्तान हासिल करने की कोशिश कर रहा है वो जो है कश्मीर के अंदर हासिल नहीं कर पा रहा। उसका मुद्दा है कि वो किसी तरह से रेलेवेंट, उसकी अहमियत जो है वो बनी रहे। वो अहमियत खो रहा है क्योंकि धीरे धीरे 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने अभियान चलाया है, वहां पर देखा जा रहा है कि आवाम जो है वो भी डेमोक्रेसी की तरफ, भारत के तरफ जो है काफी हद तक आई है। तो ऑब्वियसली इस अहमियत को बनाने के लिए पाकिस्तान को कुछ कार्रवाइयां करनी है। ये कार्रवाइयां उसने वो इलाका चुना है जहां समझता है कि ये उसके लिए तकरीबन ज्यादा आसान है। आसान ऐसे नहीं है मगर तकरीबन ज्यादा आसान है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में एक ऐतिहासिक तौर पर इस तरह की जो दहशतगर्दी है वो तकरीबन 10 से 15 साल तक चली थी और बनिस्बत ये कि कश्मीर में तकरीबन 35 साल से चल रही है। वहां पर सिस्टम्स जो है इतने मजबूत नहीं है, इंटेलिजेंस इतनी मजबूत नहीं है, आउटरीच हमारा इतना मजबूत नहीं है। तो ऑब्वियसली टेरेन जो है वो भी काफी हद तक दहशतगर्दियों के लिए काफी फेवर में है। तो मेरा दूसरा सवाल सर आपसे, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि घाटी का जो बदलता माहौल है, क्या वो भी एक फैक्टर है? आवाम का मिजाज बदल रहा है, वहां पर डेवलपमेंटल ट्विस्ट माइंडसेट में वहां पर देखने को मिल रहा है। तो क्या खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इस किस्म की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? बेशक ये भी सही है आपका अजम्पशन, मगर मेरा कहना तो ये है कि ये जो हम देख रहे हैं, शिफ्ट जो देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, ये एक टेम्पररी शिफ्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई जरिया था नहीं। वो कर रहा था, इसी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह ये हो और असेंबली इलेक्शंस किसी ना किसी तरह से पोस्टपोन हो, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन ने इस्टेब्लिश कर दिया है, काफी क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिया है कि आवाम चाहती है कि वो भारत के साथ रहे, भारत के साथ वो लगाव रखे। 54 से 58% का टर्नआउट हुआ है, जो बनिस्बत पहले के 7, 8, 10% कुछ जगहों पर होता था। तो इससे भी साबित होता है कि बदलाव काफी हद तक आया है कश्मीर में। मगर मैं अभी भी कहता हूं ये कि हमें काफी इसके बारे में फिक्र में रहना चाहिए कि ये पूरा जो अभियान चल रहा है जम्मू क्षेत्र में, ये वापस कश्मीर में भी आ सकता है, क्योंकि अहमियत पाकिस्तान के लिए अभी भी कश्मीर बननी रहती है। सवाल टाइमिंग को लेकर भी है सर, और ये कहा जा रहा है, ये एक सवाल यहाँ पर ये है कि इस टाइमिंग पर, इस किस्म की प्लानिंग के पीछे कोई खास सोच हो सकती है क्या? देखिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी टिप्पणी कर दी है कि ये टाइमिंग, एक तो हमने देखा कि 9 जून को खास तौर पे ये इवेंट हुआ और उसके बाद लगातार एक सीरियल के बाद ये वाकयात वहां पर हुए हैं। 9 जून की तो टाइमिंग के ऊपर हम कह सकते हैं इस काफी सर्टेनिटी के साथ
कि वो एक मैसेज था, भारत को मैसेज था। उसी दिन NDA 3 की सरकार जो थी वो शपथ ले रही थी और ये मैसेज था, सिंबॉलिकली मैसेज था दुनिया को और भारत को कि पाकिस्तान का की काबिलियत अभी तक कम नहीं हुई है, अभी तक वो काबिलियत रखता है कि जिस जगह चाहे जिस टाइम पर चाहे वो इस तरह से दहशतगर्दी की स्ट्राइक कर सकता है। मगर जी। बाकी इसके अलावा टाइमिंग की अहमियत ये है कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि 30 सितंबर से पहले ये इलेक्शंस किए जाएं। अगर हम उनको मानते हैं, उन इलेक्शन को करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं ये एक और आंकड़ा होगा, एक और रंग इन द लैडर होगा, जिससे कि पाकिस्तान की अहमियत जो है इसमें जम्मू कश्मीर में और कम हो जाएगी। वो नहीं चाहता कि ये हो जाए, तो उसने हर तरीका ढूंढा जी। इसको दूर करने के लिए। एक चेंज सर ये भी आया है कि अब उरी और पुलवामा जैसे बड़े अटैक्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई खास वजह आप देखते हैं? एक खास स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर भी मैंने टिप्पणी लिखी है। ये खास स्ट्रैटेजी है कि ये तो बड़ा अटैक होता है तो उसका असर बहुत होता है, जैसे पुलवामा का हुआ था, जैसे उड़ी का हुआ था, मगर उस पे उसके वजह से सरकार के ऊपर जोर पड़ता है, पब्लिक से जोर पड़ता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब छोटे छोटे हमले होते हैं बहुत से, तो इसका मेल जोल का असर वही होता है, असर साइकोलॉजिकली वही होता है, मगर पब्लिक की तरफ से डिमांड नहीं आता कि इसका रिस्पॉन्स या रिटेलिएशन किया जाए। मैं समझता हूं इसको बड़ी इंटेलिजेंटली पाकिस्तान इस खेल को स्ट्रेटेजिकली खेल रहा है। जी सर, एक सवाल ये भी जहन में लोगों के आ रहा है कि हमने देखा कि घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, जिसमें साल दर साल हमने कई आतंक के बड़े चेहरों को ढेर कर दिया। जो भी उनका पोस्टर बॉय बना वो लिस्ट से वो गायब हो गया, घाटी की फिजा से उसको हमने अलग कर दिया। अब सवाल ये है कि इस जम्मू क्षेत्र में ऐसा क्या है कि इनकी प्लानिंग की भनक हमें नहीं लग पा रही है? इसके एक इससे जुड़ा एक सवाल यह है, क्या वो किसी खास किस्म के कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने कम्युनिकेशन का पैटर्न बदल दिया है? क्या इसके पीछे वजह देखते हैं आप? देखिए, कश्मीर में हमें जो सक्सेस मिला है वो खास तौर पे इसके पर निर्भर हुआ है कि हमारी जितनी सपोर्ट एजेंसीज हैं, IB है, NIA है, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत हद तक इस पर काम करके और ये नेटवर्क जितने यहाँ जाल फैलाया हुआ था नेटवर्क्स का, इनको नाकारा किया है, इनको न्यूट्रलाइज किया है, जिसकी वजह से हाइडआउट्स बहुत कम हो गए हैं। अब यह हाल ही में देखा आपने कि कुलगाम में 2 ऑपरेशंस के अंदर 6 टेररिस्ट हमने मारे वहां पर। ये इसी की वजह है क्योंकि हाइडआउट्स कम है, हाइडआउट्स के अंदर ज्यादा टेररिस्ट रह रहे हैं, तो वो जगह जगह पर मूवमेंट उनका आसानी से नहीं हो रहा है। यहाँ जम्मू के इलाके में भी वही होगा बाद में, क्योंकि हमारे पास वहां पर इतने ज्यादा हमने कोशिश, इतना ज्यादा अभियान वहां नहीं किया है। हमने अभियान वहीं लगाया जाता है जहां पर थ्रेट होती है। उस वक्त थ्रेट जो थी वो जम्मू क्षेत्र में नहीं थी, अब थ्रेट जम्मू क्षेत्र में बन गई है, तो ऑब्वियसली अब जोर के साथ वहां पर ये एफर्ट्स लगाई जा रही है। मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस ग्रिड के ऊपर बहुत ज्यादा अभी काम करना है। जिस प्रकार से कश्मीर का इंटेलिजेंस ग्रिड था, उसी तरह से जम्मू क्षेत्र का भी इंटेलिजेंस ग्रिड बनाना पड़ेगा। आपने सर हाइडआउट्स की बात की, तो ऐसे में मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जो जम्मू की भौगोलिक स्थितियां हैं, क्या वो आतंकियों के लिए मुफीद हैं? गुफाएं हैं और जंगल हैं, क्या आतंकियों के लिए फैक्टर फायदेमंद साबित हो रहे हैं? देखिए, कश्मीर के अंदर भी जमीन तो उस तरह की है, अफरूदा फॉरेस्ट है, राजवार फॉरेस्ट है। अगर इनको देखें आप, यारवान फॉरेस्ट है साउथ कश्मीर के अंदर, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं कश्मीर में। मगर सबसे बड़ा एडवांटेज जो दहशतगर्दियों को होता है साउथ ऑफ पीर पंजाल में, जम्मू क्षेत्र में, वो ये है कि इन्फिल्ट्रेट करके, कोई भी कार्रवाई करके, छापा मार के वो जल्द से जल्द 1 या 2 रात में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर तक पहुंच पाते हैं। और वहां पर टूटी फूटी जमीन है, जंगलात है, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का फासला है। आप अगर देखें हाजी पीर के नीचे से और तकरीबन डोडा के और आगे तक, तो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का फासला है। इसमें आपने 30-35 टेररिस्ट ने अगर अपने हाइडआउट बनाए हुए हैं, गढ़ बनाए हुए हैं, जगह जगह पर उन्होंने अपनी स्टॉकिंग की हुई है और लॉजिस्टिक्स के जगह बनाई है, तो इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ढूंढना। इसको इस चला निकालने के लिए, अपसेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जो बड़े टायरिंग ऑपरेशन होते हैं। इसके लिए आपको 2 ब्रिगेड चाहिए होंगे इस तरह के ऑपरेशन करने के।
जी, आपने सुरक्षा बलों की यहाँ पर बात की कि बड़े ऑपरेशन के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल चाहिए। अब मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा है, क्या जम्मू में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है? और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि चीन से जो पिछले दिनों टेंशन हुआ, क्या उसकी वजह से ये प्रभावित हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई फोर्सेस की कमी है जम्मू क्षेत्र में। जैसे ये महसूस किया गया था तकरीबन साल पहले, तो भारतीय फौज ने ऑटोमेटिकली इस इलाके को रीइंफोर्स किया था और अभी भी वो रीइंफोर्स किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जी हाँ 2020 में यहाँ से कुछ ट्रूप्स को निकाला गया था। उस वक्त यहाँ पर थ्रेट नहीं थी, तो ट्रूप्स को लद्दाख बॉर्डर पे भेजा गया था। जहां थ्रेट ज्यादा बनती है वहीं पर सरकार जो है वो ट्रूप्स को भेजती है। तो ऑब्वियसली लद्दाख में उस वक्त थ्रेट ज्यादा थी, ट्रूप्स को वहां भेजा गया। यहाँ पर जहां पर कुछ वॉइड्स बन गए, उन वॉइड्स को भरने के लिए ट्रूप्स वो इर्द गिर्द से लेकर आए हैं। आपको मैं याद दिला दूं, 2001 से 2009-10 तक इसी इलाके में नॉर्दर्न कमांड के रिजर्व्स डिप्लॉयड थे। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से एक डिवीजन सिक्किम से भी आया था, यहाँ पर डिप्लॉयड था वो ऑपरेशंस के अंदर। वो सब अब वापस चले गए हैं, तो अब शायद वापस कुछ और ट्रूप्स को नॉर्दर्न कमांड के अंदर से ही शायद इनको यहाँ भेजा जाए। जी, जम्मू लंबे समय से शांत था, घाटी पर पूरा फोकस था, और आप जानते हैं कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, कोई भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन होता है, तो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टैकल एंड देन फिर उसको शांत कर देना, ये उसका लास्ट उसका वो होता है पैमाना। तो क्या इन ऑपरेशनल कोई कमी यहाँ पर आप देखते हैं, खामी देखते हैं कि एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं? जी, खामी तो मुझे नहीं महसूस होती है स्ट्रेटेजिकली, ऑपरेशनली। मैं समझता हूं कि जिस तरह से नॉर्थ में मतलब पीर पंजाल के उत्तर में जिस तरह से घाटी के अंदर हमने राष्ट्रीय राइफल्स की पलटनों को स्थिर रखा है, बिल्कुल एक जगह पर 20-25 साल से यूनिट हिली नहीं है, उसके वजह से इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो बना हुआ है। वो तरीका भी यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। यहाँ क्या रहा है, बड़ा डायनेमिक ग्रिड रहा है, लोग आए हैं गए हैं, इंटेलिजेंस के ग्रिड बने हैं वो गए हैं। यहाँ पर तालमेल, जिस तरह से कश्मीर में तालमेल स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस की फौज के साथ, राष्ट्रीय राइफल्स के साथ बना हुआ था, शायद उतना मजबूत नहीं है। इनको मजबूत करना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ी फोकस करके। मुझे कोई शक नहीं कि पूरी काबिलियत है जम्मू कश्मीर पुलिस में भी, भारत की फौज में भी, बाकी पीएम जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस उनके साथ काम करती हैं, ये सब बहुत जल्दी इसको अपनाती हैं और मुझे कोई शक नहीं कि ये अपनाकर और इस थ्रेट को दूर कर देंगी। जी, घाटी में एक बड़ा चैलेंज हमने फेस किया आतंक के तौर पर, और एक लंबी लड़ाई उसके खिलाफ हमने लड़ी है, अभी भी लड़ रहे हैं, हालांकि वारदातों में कमी आई है। तो उसमें एक फैक्टर उभर कर आता था तब लोकल सपोर्ट का। अब वो सपोर्ट कम हुई है, लोगों का माइंडसेट बदला है। अब अगर हम जम्मू में जो आतंकी हमले हुए हैं, अगर उसके संदर्भ में बात करें, तो यहाँ पर लोकल सपोर्ट कितना बड़ा फैक्टर है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। नो डाउट घाटी में पूरी लड़ाई जो है हमने लड़ी है लोकल सपोर्ट को दूर करने के लिए, लोकल सपोर्ट को अलग करने के लिए। वहां पर हमने अभियान, ऑपरेशन सद्भावना जैसे अभियान बहुत जबरदस्त चलाए हैं। वो अभियान पीर पंजाल के दक्षिण में भी चलाए हैं, मगर मैं समझता हूं यहाँ पर जो पीर पंजाल साउथ की पहाड़ियां हैं, इन इलाकों में, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसकी सपोर्ट इतनी ज्यादा नहीं है। एक तो एथनिकली अगर आप मजहबी तौर पे देखें तो यहाँ 50% हिंदू, 50% मुसलमान लोग हैं। गुज्जर हैं जो ट्रेडिशनली प्रो इंडिया रहते हैं हर दफे। तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि इसमें कोई कमी हो और वो सपोर्ट इनको मिले, मगर पैसे का भी खेल होता है इसके अंदर। अगर पाकिस्तान इस पैसे को फैला रहा है, पैसे को फेंक रहा है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इस इलाके में जो नेटवर्क हैं, जो जाल फंसे हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने पड़ेगा उसी तरीके से जैसे कश्मीर में किया है। तो ये सब सामने आएगा जैसे जैसे इसके ऊपर फोकस और बढ़ता जाएगा। जी, आपने एथनिक फैब्रिक की बात यहाँ पर की है सर, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। आपने बताया कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो 50-50 वाला मामला है। तो ये जो डेमोग्राफी के अपने आप में एक फैक्टर यहाँ पर बन रहा है, क्या आतंकियों का मकसद यहाँ पे इस डेमोग्राफी को डेंट करना है? क्या धार्मिक भावनाओं को उकसाना भी इसकी एक वजह हो सकती है कि लगातार तीर्थयात्रियों को भी निशाना बनाया गया, आम लोगों को भी निशाना बनाया गया, जवानों को भी निशाना बनाया गया? पाकिस्तान का मुद्दा यही रहता है और जम्मू क्षेत्र में इसकी अपॉर्चुनिटीज और चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मैसेज सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं,
ये मैसेज बाकी भारत के लिए होता है कि उसकी वजह से जो जम्मू क्षेत्र में हो रहा है उसका असर जो है बाकी भारत में हो। पाकिस्तान का मुद्दा हर दफे यही रहता है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी हर तरीके से कि सिविलियन कैजुअलिटीज इस तरह से ना हो। किसी तरह से हमारे जितने मंदिर हमारे जम्मू क्षेत्र में हैं, जिन पे बहुत से तीर्थ स्थान हैं, जहां बहुत सी यात्राएं होती हैं, ये सब यात्राओं को हमें सिक्योर करना पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा चल रही है इस वक्त, सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो अमरनाथ यात्रा को है। इसलिए उसके लिए तो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो श्राइन बोर्ड करता है, इंडियन आर्मी करती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब मिलकर करते हैं। तो मुझे शक नहीं कि ये सिक्योरिटी रहेगी, मगर कहीं ना कहीं इन इलाकों में अगर 2 या 3 दहशतगर्दियों की टुकड़ी निकलकर पेनिट्रेट कर गई तो इसका बड़ा असर हो सकता है, और उसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जी, आपने पाकिस्तान के दखल की यहाँ पर बात की। जब पाकिस्तान की दखल की बात आती है तो सीमा पार आतंकियों का जो आवागमन है उसका भी मसला यहाँ पर उठता है। ये जो पूरे जम्मू इलाके में हो रहा है, क्या आप इसको देखते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीमा पार से भी आतंकी आए हैं, लोकल आतंकियों ने भी सर उठाया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, और क्या वहां पर इनकी मौजूदगी है सीमा पार आतंकियों की, और ये रुक क्यों नहीं रही? एक बड़ा सवाल ये। देखिए, घाटी में इन्फिल्ट्रेशन पर काफी काबू हुआ है, और वहां का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत गहरा ग्रिड है, टेक्निकल भी है कुछ हद तक। यहाँ पर जम्मू में बहुत आला दर्जे का भी ग्रिड है यहाँ पर, मगर इतनी डेप्थ नहीं है, शायद इतने ट्रूप्स नहीं है उसके अंदर, क्योंकि थ्रेट नहीं थी यहाँ पर इतनी ज्यादा। 2015-16 में हमने देखा था यहाँ पर एकदम से कार्रवाई सांबा और विजयपुर और हीरानगर के इलाकों में एकदम से कार्रवाइयां ज्यादा बढ़ी थी। उसकी वजह यह है कि अगर आईबी सेक्टर से या आप समझिए कि एलसी से भी, एलओसी से भी लोग अंदर आ जाएं तो काबिलियत उनकी ये होती है कि जल्द से जल्द वो सड़क तक पहुंच जाते हैं, मेन सड़क तक। हाईजैक करेंगे किसी गाड़ी को, उनकी काबिलियत जो है वो 50, 60, 80 किलोमीटर दूर तक जाने की हो जाती है। ये काबिलियत कश्मीर में नहीं मिलती है, यहाँ पर ज्यादा मिलती है। कश्मीर में अगर आपने कोई बड़ा एक्शन करना है, प्लान करना है, तो आपको 100-125 किलोमीटर चलकर और श्रीनगर बदगाम तक पहुंचना पड़ेगा अगर आप कुपवाड़ा से या गुरेज से आ रहे हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो फासले बहुत कम है, तो इसलिए आसानी होती है यहाँ पर, और इसलिए जोर ज्यादा इस वक्त यहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि जल्दबाजी है। इस वक्त जल्दबाजी है, पाकिस्तान एक जल्दबाजी में है कि कुछ ना कुछ यहाँ करे ताकि वो मैसेज जाए, कम्युनिकेशन जाए, कुछ ना कुछ बाधा पड़े असेंबली इलेक्शन के कंडक्ट करने में। चलिए, ये आपने कहा कि ये जल्दबाजी असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आप नजर आती है। अब मेरा एक और सवाल आपसे है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब जम्मू रीजन भी आतंक से परेशान हुआ है, पहले भी हुआ है। 2-2.5 दशक पहले का टाइम हमें याद है, तब एक ऑपरेशन सर्प विनाश सर चलाया गया था। क्या आपको लगता है कि वैसे ही किसी ऑल आउट टाइप के ऑपरेशन की जरूरत इस समय भी है? देखिए, ऑल आउट ऑपरेशन, ऑल आउट जो घाटी में चलाया गया, और ऑपरेशन सर्प विनाश जो रजौरी की तरफ से चलाया गया था, बिल्कुल बरखलाफ ऑपरेशन थे। ये वो काउंटर टेरर ऑपरेशन था जो वैली के अंदर, जो घाटी के अंदर चलाया गया। ऑल आउट वो तकरीबन 2-2.5 साल चला है, इनफैक्ट अभी भी ऑलमोस्ट चल रहा है। वो सर्प विनाश एक स्पेसिफिक ऑपरेशन था, एक इलाके को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वहां पर जो गढ़ बने हुए थे टेररिस्ट के, उनको नष्ट करने के लिए। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा ऑपरेशन और वेल कंसीव्ड ऑपरेशन था, और रोमियो फोर्स का ऑपरेशन था। इन्होंने हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, जहां हिल काका जैसी जगह जहां पर ये गढ़ बने हुए थे, उसको हिलाने की, वहां पर जो लॉजिस्टिक्स कायम थे उनको नष्ट करने का ये अभियान चलाया था। उसकी वजह से टेररिस्ट को हिलना पड़ा, कुछ उस पार घाटी की तरफ भागे, कुछ इस तरफ आए, काफी नष्ट हुए। 50-55 टेररिस्ट उस वक्त इसमें नष्ट हुए। अब सवाल उठता है क्या उस तरह का ऑपरेशन यहाँ पर दोबारा करना चाहिए? इस पे बड़ी वार्तालाप इस पे हुआ है, और मैं समझता हूँ फौज के अंदर भी बड़ा वार्तालाप हो रहा है। अभी तक कोई इसके ऊपर डिसाइसिव चीज नहीं है, मगर अगर करना है इस तरह का ऑपरेशन तो कम से कम आपको 2 ब्रिगेड की जरूरत होगी। वो 2 ब्रिगेड कहां से लाएंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा। अब मेरा आखिरी सवाल सर, आप खुद जम्मू कश्मीर में रहे हैं, इन ऑपरेशंस को, इस पूरे इलाके को आपने बहुत करीब से देखा है, तब से और अब में कितने हालात बदले हैं, कितना फर्क आया है? देखिए,
उन दिनों में 2010, 11, 12 में टेररिस्ट की नफरी ज्यादा थी और आए दिन वहां पर कांटेक्ट होते थे। मैं आपको ले जाता हूं उससे भी पहले 1998 में मैं जब कर्नल जीएस था अवंतीपुर में, तो जमाना था जब कि एक दिन में मैं 12 से 13 कांटेक्ट को कंट्रोल करता था, यूनिटों के दहशतगर्दियों के साथ कांटेक्ट जो होते थे। आज फर्क यह है कि एक कांटेक्ट 6 हफ्ते में होता है, खासतौर पे घाटी में। तो आप सब समझ सकते हैं इंटेंसिटी ऑपरेशंस की बहुत कम हो गई है घाटी में, मगर इंटेंसिटी जम्मू में बढ़ी है। हालांकि वो इंटेंसिटी अभी तक नहीं आई है। तो मैं नफरी उन दिनों में हर तरफ, जब इलेक्शन सितंबर 99 में इलेक्शन हुए थे, तो मैं ऊंची जमीन पे खड़े होकर देख रहा था रात के वक्त अवंतीपुर से, तो मुझे हर तरफ ग्रेनेड के हमले, रॉकेट के हमले दिख रहे थे रात के वक्त। वो उस तरह की माहौल नहीं है आज, कंट्रोल पूरा आ गया है। मैं तो कहता हूं कि नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार भी यही कहती है कि नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्मल सी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हिंसा नहीं है, हिंसा होगी, कोशिशें होंगी, मगर उनको नकारा आसानी से किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा इंटेलिजेंस, उन दिनों में भी इंटेलिजेंस आती थी बहुत, मगर सबसे बड़ा फर्क ये हुआ है कि उन दिनों में हम इंटरसेप्ट बहुत पकड़ते थे, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल नहीं था उस वक्त, रेडियो कम्युनिकेशन था, और 2010, 11, 12 में मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया था, उसको भी पकड़ लेते थे। आज व्हाट्सएप का पूरा एनक्रिप्शन है, वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस जो है उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इंटरसेप्ट इतने आसान से नहीं आ रहे हैं आजकल। जी, इंटेलिजेंस थोड़ी कमजोर पड़ी हुई है, मगर घाटी में तब भी, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी भी बनी हुई है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत जोर दिया है भारत की फौज ने, बरखलाफ के इजरायली आर्मी ने गाजा में, जहां वो टेक्निकल इंटेलिजेंस के ऊपर लगे हुए हैं। तो एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबर, नए मुद्दे के साथ। अता हसनैन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।